नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के भाग 1 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक क्लास ले चुका है जो कि थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है, तो आप उसको जा करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है। मेन क्लास हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि भाग 1 है। हम लोग को पता है कि भारत की जो संविधान है उसमें 22 भाग है और 22 भाग में हम लोग पहला भाग पढ़ने वाले हैं और कुल उसमें कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। तो आज हम लोग भाग 1 पढ़ने वाले हैं और भाग 1 में देखेंगे हम लोग कौन कौन से अनुच्छेद आता है, कितने अनुच्छेद आता है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और भाग 1 को हम लोग देखते हैं धीरे धीरे कि भाग 1 क्या है, भाग 1 क्या कहता है। भाग 1 कहता है राज्यों का संघ। देखिए, संविधान की भाषा थोड़ा सा बहुत ही टफ दिया गया है। मतलब कि अब हिंदी में देखो तो थोड़ा समझने में कठिनाइयाँ होगी, उतना टफ भी नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा कठिनाइयाँ ज़रूर होगी। इन्हीं को हम लोग को समझना है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? राज्यों का संघ। देखिए, अगर इस तरह आपको दे तो कुछ उतना अच्छा समझ में नहीं पाएंगे कि राज्यों का संघ क्या कहने का अर्थ है। तो इसमें जो मुख्य बात उल्लेख किया गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ होगा। देखिए, भारत अर्थात इंडिया यानी हमारे संविधान है उसमें भारत का दो ही नाम का उल्लेख किया गया है, एक भारत और दूसरा इंडिया। हिंदुस्तान का हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए आप जब भी कहीं विदेश में जाएंगे या किसी भी डॉक्यूमेंट पर देखेंगे तो भारत लिखा होगा या फिर इंडिया लिखा होगा। भारत जो कि हो गया हिंदी वर्ड हो गया और इंडिया उसी का इंग्लिश वर्ड हो गया। राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ। देखिए, राज्य, यहाँ पे देखिए राज्य का अर्थ क्या हुआ ये भी समझने की कोशिश करें। राज्य का अर्थ हुआ, अगर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ होगा। तो राज्य का अर्थ ये हुआ कि अगर देखिए आप सबसे पहले आप समझ रहे होंगे राज्य का अर्थ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देश को उल्लेख किया गया है, देश का संबोधित किया गया है राज्यों से। आपको बता दें कि पूरे संविधान में जहाँ भी आपका राज्य दिखे तो इसका अर्थ आपको देश से भारत समझिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देश को संबोधित किया गया है। राज्य का अर्थ देश को संबोधित किया गया। तो जब भी आपको राज्य कहीं भी दिखाई दे तो इसका मतलब आप भारत को समझेंगे, देश को समझेंगे। तो राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ होगा। तो समूह का अर्थ क्या हुआ? अगर देखिए आप छोटे छोटे किसी राज्य को लेकर के उस पर सहमति लेकर के कि हाँ चलिए हम लोग मिल करके एक कंट्री बनाते हैं, ठीक है, जिसका मेन पावर होगा केंद्र के पास, सेंट्रल में होगा, और बाकी आप लोगों के पास भी पावर होगा कि आप लोग जब चाहे उससे अलग हो सकते हैं। इस तरह का इसमें उल्लेख किया जाता है राज्यों के समूह में। तो हमारे भारत में क्या है कि हमारे जब एक बार कोई राज्य भारत में मिल जाए तो वो दोबारा उससे अलग नहीं हो सकता, यानी कि ये समूह नहीं है। समूह का अर्थ क्या हुआ कि अब शामिल हुआ है तब मेरा जब मन चाहे जब मैं वहाँ से अलग हो सकता हूँ। जैसे कि बिहार बोला कि मेरी इच्छा नहीं है आपके राज्य में रहने की, मेरी जो ज़रूरत है आर्थिक सामाजिक राजनीति को पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं आपसे अलग हो रहा हूँ। तो राज्यों के समूह में ऐसा संभव है। अमेरिका है कि राज्यों का पहले समूह ही था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनने भी अपने संविधान में चेंजेस किया, संशोधन किया, और उसमें क्या है कि अब कोई भी राज्य उससे भी अलग नहीं हो सकता। हालांकि उनके पास स्वायत्तता कुछ ज़्यादा रहती है हमारे भारतीय राज्यों की अपेक्षा। और देखिए राज्यों का संघ, तो यही है कि भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ का मतलब क्या हुआ? एक बार जो भारत में शामिल हो गया वो दोबारा उससे अलग नहीं हो सकता। और इसका मेन पावर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर अगर चाहे तो राज्य सरकार को दे सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जितना चाहे उतना पावर दे सकती है, वो उन पर डिपेंड करता है। और कुछ शक्तियाँ इनको संविधान के समय ही दे दिया गया था, तो इसलिए राज्यों का संघ है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसके अंतर्गत 2 बातों का उल्लेख किया गया है। देखिए ये 2 बातें क्या है, तो देखिए हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। पहला है देश का नाम। आखिर देश का नाम जो है, भारत का नाम जो है, कैसे पड़ा भारत का नाम और क्यों ज़रूरत पड़ा नाम का। और दूसरा क्या है? देश की राज्य पद्धति। और जब भारत बन गया तो भारत की जो राज्य पद्धति है, भारत को कैसे चलाया जाएगा, कैसे इस पर शासन किया जाएगा, किस तरह से इसकी प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को तैयार किया जाएगा, इसकी उल्लेख किया गया है। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्या है? 2 हो गया राज्यों के संघ को महत्व देने का कारण। आखिर में राज्यों के संघ जो है इसको महत्व देने का क्या कारण था? राज्यों का जो संघ हम लोग का बना, इस राज्यों के संघ बनाने का क्या कारण था? कोई तो वजह होगा ही। देखिए पहला वजह क्या था इसमें? भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। मतलब जैसे बताया आपके राज्यों के समूह में क्या होता है, राज्यों के समूह में क्या था कि इसमें समझौता पत्र था, लेकिन यहाँ पे कोई समझौता नहीं है। समझौता का अर्थ क्या है कि यहाँ पे आप अलग नहीं हो सकते। समझौता नहीं, आप इसका अंग है तो एक अंग है, इससे आप अलग नहीं हो सकते, और ना ही आप अपने को ज़्यादा पावरफुल समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसलिए समझौता नहीं किया गया है, ये अपने स्वेच्छा से इनको भारत में शामिल कर लिया गया है।
उसके बाद किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। जैसा कि बताया कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। पृथक का अर्थ हो गया अलग। एक बार जो राज्य भारत में शामिल हो गए वो दोबारा भारत से अलग नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो सिक्किम पहले भारतीय राज्य नहीं था, बाद में वो भारत में सहमति वहाँ पे जो वहाँ के नागरिक ने भारत में शामिल हुआ और अब दोबारा वो अलग नहीं हो सकते हैं भारत से, इसलिए वो भारत से पृथक नहीं हो सकता। अगला क्या है, अनुच्छेद 2 को हम लोग समझेंगे इसका। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए नए राज्यों को आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं, उसकी कैसे स्थापना कर सकते हैं। तो नए राज्य का प्रवेश करना हो तो जैसे सिक्किम नए राज्य का प्रवेश हुआ था, नए राज्यों को मिलाया गया था, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जाकर भारत में मिला हो, तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। देखिए यदि कोई भूमि अर्जित करता है या विजित करता है या संधि करता है तो वह उसे किसी नए राज्य के रूप में या पूर्व में स्थापित राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है। इसका अर्थ क्या है, कहने का अर्थ है अगर भारत किसी राज्य को जीतता है, देखिए अर्जित करता है मतलब किसी राज्य को शामिल कर लेता है, ठीक है, या फिर विजित करता है या फिर जीत लेता है, यानी कि उस पे हथियार के बल पे या मतलब पावर के बल पे उसको जीत लेता है या युद्ध करके उसको जीत लेता है, या फिर संधि करता है। संधि के तहत भी भारत में आ सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर संधि के तहत आया था, बहुत से ऐसे स्टेट थे जो संधि के तहत आया था, या संधि करता है, जैसे कि हैदराबाद को ले लेता है, हैदराबाद भी संधि के तहत आया था। अगर तो और क्या है संधि के तहत, तो उसे किसी नए राज्य के रूप में या पूर्व राज्य में स्थापित राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि उसको कोई नए राज्य बना दिया जाएगा, या अगर मानते हैं कि हैदराबाद आया तो उसको सिर्फ हैदराबाद ही बना दिया गया, या फिर हैदराबाद जो पहले था उसको नाम चेंज करके किसी और राज्य में उसको मिला करके, जैसे कि माने कि उसके बगल में क्या था आंध्र प्रदेश मिला करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, अभी बाद में तेलंगाना हुआ तो आंध्र प्रदेश, इस तरह से यानी कि उसी राज्य में शामिल कर सकते हैं, यानी पहले से जो राज्य है उसमें उसको शामिल उस क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या प्रावधान है इसमें, नए राज्यों के निर्माण की विधियाँ। देखिए नए राज्यों के निर्माण की विधियाँ क्या है और उसको जो भी इसकी कानून है, कैसे नए राज्यों के नए राज्य का निर्माण किया जाएगा, इसकी जो जितने भी प्रावधान है इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको एक तो होता है अभ्यर्पण द्वारा इसका निर्माण किया जा सकता है। अभ्यर्पण क्या होता है, किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपना संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे। कहने का अर्थ है अगर माने कि कोई राज्य स्वतंत्र है, अगर माने कि नेपाल स्वतंत्र है, अगर नेपाल की राजा या नेपाल की जनता या फिर नेपाल के जो पावरफुल नेता है, लीडर से प्राइम मिनिस्टर चाहे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो अपने जितने भी वो पावर से वो भारत को दे देंगे। तो क्या हुआ कि अपनी संप्रभुता को भारत को दे दिया, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने संप्रभुता को वो अपने भारत में शामिल कर दिया, भारत को दे दिया, यानी भारतीय राज्य में शामिल हो गया। और क्या क्या तरीका है, उपवृद्धि के द्वारा भी आप नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। उपवृद्धि के द्वारा किस तरह कर सकते हैं, प्राकृतिक कारणों से यदि दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए। कहने का अर्थ है, चलिए अगर देखें तो अगर हम लोग देखें नीचे हम लोग को जो दक्षिण में है क्या है कि श्रीलंका है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका है। अगर समुद्र में बहुत ही बड़ा तूफान आया, बाढ़ आया, इसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो कुछ भूमि है श्रीलंका की, जो आकर के भारत में आकर के मिल जाए, या फिर भूकंप आया जिसकी वजह से कुछ भूमि आकर के भारत में मिल जाए, भारत के क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, भारतीय राज्य की क्षेत्र हो जाएगा। उस पर श्रीलंका क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत तो आकर शामिल हो गया, भारत तो गया नहीं उसमें श्रीलंका के पास। तो इस तरह से वो भारत में आकर के मिल जाएगा तो वो भारतीय राज्य अवश्य हो जाएगा, उस पर श्रीलंका कोई दावा नहीं कर सकता। और क्या है, आवेशन द्वारा। आवेशन क्या है, आवेशन को समझने की, जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो, उस स्थान पर यदि संप्रभुता स्थापित कर ले तो वह भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी। अगर देखिए इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप पर 90% जो मुस्लिम बहुल आबादी था, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय क्या था, लक्षद्वीप पे कब्जा की होड़ लग गया। तो पहले क्या था कि भारत ने यहाँ पे पहुँचा और भारत ने उस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वो खुद एक संप्रभु राज्य नहीं था, उस पर भारत ने कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान पहुंचा तो क्या हो गया, आवेशन द्वारा भी उसको भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद क्या है, लंबे समय तक बना रहना। इसका अर्थ क्या हुआ, जब किसी राज्य पर भारत को लंबे समय तक शांति कायम रखे, मतलब कहने का अर्थ है जब भारत
अगर देखें तो जैसे कि सिक्किम है, सिक्किम पर लंबे समय तक क्या था है, भारत ने क्या किया, उसको अपना सुरक्षा प्रदान किया, उसको अच्छे से अपने मेंटेनेंस रखा और उसका कोई संप्रभु ना हो तो वह भारत की भूमि होगी। परंतु यदि भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो वहाँ पर ये विधियाँ लागू नहीं होगी। देखिए ये क्यों कहा गया कि परंतु यदि किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो वहाँ पर ये विधियाँ लागू नहीं होगी। सिंपल सा बात ये देखिए, अगर बांग्लादेश की देखें हम लोग, बांग्लादेश के साथ हम लोग का सीमा विवाद था, यानी कि जो हिंदू बहुल इलाका था वो क्या था, बांग्लादेश में चला गया था, और जो मुस्लिम बहुल इलाका था वो इंडिया में रह गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा भूमि विवाद हम लोग का हो गया था। तो हो क्या रहा था कि हम लोग उसको एक्सचेंज कर ले, यानी कि भारत अपना भूमि दे देगा बांग्लादेश को, और बांग्लादेश में जो हिंदू बहुल इलाका है उस भूमि को भारत ले लेगा, अपने में शामिल कर लेगा। इस तरह से था। तो वहीं क्या किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, यहाँ पे चेंजेस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मानते हैं कि देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर आप देश को संप्रभुता को कायम रखना चाहते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर मानते हैं कि अगर देश की जो पावरफुल जो सत्ताधारी है वो तो अगर सही है, अच्छी उनकी नीयत है, तब तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनकी नीयत ख़राब है तो जाहिर सी बात है कि बिना मतलब के सीमा विवाद कर लेंगे और भारत की भूमि को बेच भी सकते हैं। इस तरह से उन्होंने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह के प्रावधान करके चले गए। तो क्या इसका अर्थ ये क्या कहता है, लंबे समय तक भारत में बंद रहना का अर्थ हुआ कि आप किसी देश में अगर शांति स्थापित सकते हैं किसी बहुत समय तक, जैसे कि हम लोग का सिक्किम पे बहुत दिनों तक शांति स्थापित हम लोगों ने किया हुआ था और बाद में सिक्किम अपने आप हम लोग में शामिल हो गया। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, राज्यों का पुनर्गठन। देखिए अब कोई राज्य है उसका पुनर्गठन कैसे किया जाएगा। जैसे कि आप देखें कि हमारे जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय बहुत ही ये चर्चाएँ बहुत चल रही थी कि राज्यों का गठन कैसे किया जाए। ठीक है, तो उस समय किस विधिया द्वारा बनाया जाए, संविधान में इसका क्या क्या प्रावधान है, इसके किस तरह से आपकी नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, इसका उल्लेख किया गया संविधान में। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है अथवा 2 या इससे अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर संसद के पास शक्ति है, देखिए राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, संसद के पास शक्ति है कि वो, जैसे कि यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, अगर दोनों में से क्या करे कि राज्य केंद्र सरकार चाहे तो उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्सा को काट दे। जैसे कि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहाँ पे बहुत सारे भोजपुरी कल्चर है, यानी कि बिहारी कल्चर वहाँ पे बहुत सारे लोगों द्वारा माना जाता है। तो उस तरह से अगर केंद्र सरकार चाहे और वहाँ के लोगों की मांग हो कि नहीं मुझे बिहार में जाना है, तो केंद्र सरकार कानून बना करके उस एरिया को काट करके बिहार में शामिल कर सकती है। या फिर अगर उस एरिया के लोग कहे कि नहीं मुझे अलग ही रहना है, मुझे अलग राज्य चाहिए, ना मैं बिहार में रहूँगा ना मैं यूपी में रहूँगा, मुझे अलग एक राज्य चाहिए, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश या जो भी उसका नाम रखा जाए एक राज्य बना दिया जाए, तो वो भी मांग कर सकते हैं। तो इसका भी शक्ति संसद के पास है कि चाहे तो उसको एक अलग राज्य भी घोषित कर सकता है, यूपी से काट दिया एक अलग राज्य घोषित कर दिया, या फिर उसको बिहार में शामिल कर सकता है। तो इस तरह से राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, वो सिर्फ संसद ही कर सकता है और किसी को ये पावर नहीं है। और संसद किसी भी स्टेट उसका नाम भी बदल सकता है। अगर मानते हैं कि उत्तर प्रदेश है, अगर चाहे कि उसको, अभी वर्तमान में कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वहाँ के उत्तर प्रदेश के, उनका देहांत हो गया, अगर केंद्र सरकार चाहे, केंद्र सरकार संसद चाहे तो वो उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर करके कल्याणपुर रख सकते हैं। इस तरह से वो नाम भी परिवर्तन कर सकती है, तो वो सिर्फ संसद के पास पावर होती है। इसका अर्थ है वहाँ राज्यों का पुनर्गठन। अब अनुच्छेद 4 हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 4 में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है, बस अनुच्छेद 4 ये है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। इसमें देखिए कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है, बस ये कहा गया है कि जितने भी ये पावर्स है, जितने भी अनुच्छेद जो ये संघ एवं राज्य संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का जो भागवान है, इस पर जितने कानून बनाने यानी विधि बनाने यानी कि कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती है इसको लेकर के। संसद अनुच्छेद 1, 2 या 3 इसमें से कोई भी प्रावधान में अगर कानून बनाना है चेंजेस करने के लिए तो सिर्फ संसद बना सकती है, राज्य का विधानसभा या विधानमंडल नहीं बना सकती है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, धर आयोग, जेबीवी समिति, उसके बाद फजल अली आयोग। धर आयोग, जेबीवी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति, इसका नाम
रियल नाम है, ठीक है, क्योंकि 3 आदमी इसके सदस्य थे, इसीलिए इनके नाम पे भी जेवीबी समिति रखा गया। अब अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊँगा, और जितने मैं मोटिवेट रहूँगा आपके लिए पूर्ण रूप से पूर्ण समय में अपना पूर्ण समय आपको दूंगा, ताकि आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर सकें। तो चलिए, तब तक के लिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था और किस प्रकार से किया गया, क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या आंदोलन हुआ इसको लेकर के। इन चीज़ को हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।